फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे और हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। हमने पार्ट 1 में सर्किट डायग्राम तक देखा था, तो अब जो हम से आगे बढ़ेंगे और ओम्स लॉ की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक इमेज को देखते हैं। ओम्स लॉ यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी करंट है, वो वायर टूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इंटरफेस दिया। तो ओम्स लॉ आपको लगता होगा सुन के ये ओम्स लॉ क्या है ना, क्योंकि ये तो हम लोग पहली बार ओम्स का नाम सुन रहे हैं। इससे पहले हमने ओम्स का नाम सुना भी नहीं था कि ओम क्या है, क्या होता है, नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं। तो हम सबसे पहले जहां पर देखेंगे, हमारा फर्स्ट लाइन जो हमारा फर्स्ट लाइन, दिस लॉ वाज गिवन बाय द जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन। वो मतलब ये जो ओम्स लॉ कहाँ से आया, ये साइंटिस्ट जो थे, जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम से ही हमारा ओम्स लॉ का नाम पड़ा है। क्योंकि साफ है, अगर इस लॉ को खोजता तो मैं इसका नाम वेन्स लॉ रखता, आप खोजते तो आप अपने हिसाब से रखते। सेम इसीलिए ये साइंटिस्ट के नाम पे इसे ईयर 1827 में इस लॉ को खोजा गया और इस लॉ का नाम ओम्स लॉ पड़ा। तो ओम्स लॉ क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा करंट क्या होता है, हमारा वोल्टेज क्या होता है, तो उसी तरह ओम्स लॉ क्या होता है, ये क्या देता है। ठीक है, ये लॉ तो हमारा साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन के नाम के ऊपर पड़ गया, ठीक है। लेकिन ये लॉ हमें क्या देता है, क्या कुछ रिलेशन देता है, कुछ फॉर्मूले आते हैं या फिर कुछ हम इसे कर सकते हैं, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या करता है, ये रिलेशन को बताता है। किसके और किसके बीच के रिलेशन को बताता है, इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन करंट आई, मतलब करंट डिनोट करते हैं आई से। हमने पहले वीडियो में बताया था करंट किसे डिनोट करते हैं, आई से। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो रिलेशन देता है किसके किसके बीच में, करंट आई फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। साफ बात है, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर में फ्लो होगा, ठीक है, इन ए कंडक्टर। एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वी। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट तो हमें पता है ना, वोल्ट, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में रिलेशन देने का काम किसका है, हमारा ओम्स लॉ का। और इसे खोजा किसने था, किसके नाम पे पड़ा था, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कौन इसे खोजा है, ठीक है। एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा और भी अगर हम देखें तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सी ईयर में खोजा गया है। और आगे बढ़ते हैं इसमें और इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हमने बीच में जो लाइन पढ़ा है जो रेड कलर में, इसी को और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे आगे में। इस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, अगर टेम्परेचर को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, मतलब ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा, वो क्या है, कांस्टेंट है। तब क्या होगा, हमारा करंट जो होगा एक कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमारा वोल्टेज के। मतलब यहां बोल रहा है ये करंट जो हमारा आई है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, ठीक है। फिर आगे सेम चीज रिपीट है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि अगर भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पीछे भी हम पढ़े कि भी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है और कंडक्टर क्या है, करंट क्या है हमारा, आई को अगर हम देखें, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी है, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी यहाँ से होगा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट उस कंडक्टर में कितना है, आई है। तब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे वी जो है डायरेक्टली सॉरी वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ठीक है। ये रहा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, ठीक है। अब यहां पर हमें
इसे इक्वल टू में बदलना है हमें। कांस्टेंट तो हमें कांस्टेंट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट था ना हमारे पास, हमने पीछे पढ़ा था कि हमारा टेम्परेचर क्या रखना है, हमको कांस्टेंट रखना है, कुछ सब कुछ कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ इक्वल्स टू के साइन में अगर बदलना है हमें, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट हमारा क्या हो जाता है, इसे हम यहाँ पर हटाते हैं, पूरा अच्छे से वापस इसे लिखेंगे। ये मान लीजिए भी प्रोपोर्शनल आई है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इक्वल्स टू में से बदलना है, तो यहाँ पर मुझे आई के साथ में आर को लाना होगा। आर यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस है, और ये हमारा कांस्टेंट है। क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहीं से देखिए, अब यहीं से हम निकाल सकते हैं और एक और क्या है, आर अगर इक्वल्स टू वी बाय आई, मतलब आई इधर चला गया हमारा, इक्वल्स टू वी बाय आई। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो, या नोट्स बनाना है तो यहाँ पर अभी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा दो इक्वेशन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, एक इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। ये दोनों याद रखना है, आगे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे और अच्छे से ओम्स लॉ बताने के लिए कि क्या होता है देखना है। अगर मान लीजिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा दो एंड के बीच में कंडक्टर के, तो एंड ऑफ कंडक्टर के बीच में अगर 1 वोल्ट दिया है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 1 वोल्ट, और करंट उसमें जो है वो 1 एम्पियर दिया है। करंट हमारे पास कितना दिया हुआ 1 एम्पियर। तब जो है हमारा उसमें बोल सकते हैं उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1 ओम होगा। इसे अब हम न्यूमेरिकल में देख सकते हैं, मतलब 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, ठीक है। इसे और अगर तोड़ना हो अच्छे से तो 1 आर इक्वल्स टू 1 वी बाय 1 ए, हम इसे इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ से ओम्स लॉ सभी को क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेम आ गया कि v इक्वल्स टू आई आर हमने निकाला था, इक्वेशन v इक्वल्स टू आई आर, वहीं से हम लोग और एक इक्वेशन क्या निकाल लिए, i इक्वल्स टू वी बाय आर। हम पहले इसे बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे होगा। अब यहां से अगर हम देखते हैं, क्या क्या देखना है सर, आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा क्या देखना है सर, देखते हैं तो बोल दिए क्या, द करंट थ्रो अ रजिस्टर, ये लाइन पढ़ते हैं, द करंट थ्रो अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। और करंट क्या है, आई जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, ठीक है। इसे याद रखना है, इसको समझेंगे भी अच्छे से। आई किसके डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो आर के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या, वोल्ट, तो वोल्टेज का, और आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्ट के। ये दो टर्म हमेशा याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं। तो क्या होगा, ये दो चीज तो बता दी, ये तो हो ही रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। ये होने पे क्या होता है, अब उसको हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ देखते हैं क्या कहता है, अगर ऐसा है आई इक्वल्स टू 1/r है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, आई आई जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। इस चीज में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेसिस्टेंस को डबल कर दें, कितना कर दे रेसिस्टेंस को हम लोग डबल कर दें, तो हमारा क्या होगा, डबल करने पे करंट जो है वो आधा हो जाएगा। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ाए तो करंट घट जाएगा, ठीक है। और हम दूसरा पढ़े क्या, करंट जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। उस समय पे क्या होगा, तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। मतलब अगर वोल्टेज को 2 वोल्ट कर देंगे तो करंट भी 2 एम्पियर हो जाएगा। मतलब 2 से अगर मल्टीप्लाई, अगर 2 से इधर बढ़ा दें, डबल कर दें, तो इधर भी डबल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा।
स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ, थोड़ा सा ले सकते हैं। इसके बाद आता है, याद है क्या हमने फिगर्स के बारे में जब सर्किट डायग्राम को देखा था तो रियोस्टेट का बात किया था मैंने उस समय पे, कि रियोस्टेट क्या होता है उतना अच्छे से डिटेल में नहीं गया था, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं उसे अगली वीडियो में अच्छे से उसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा। तो हम आज रियोस्टेट पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि ऐसे अगर हम सिंपल रजिस्टर लें तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो हम करंट को डिक्रीज कर सकते हैं। एक हम एक, वो 1 ओम का रजिस्टर लिए तो वो 1 ओम पे ही काम करेगा, 2 ओम का लिए तो 2 ही ओम काम करेगा। मतलब हमको अगर घटाना हो, मान लीजिए 2 ओम का लगा है, हमको करंट को बढ़ाना हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वहां पर से 2 ओम का रजिस्टर हटा के 1 ओम का 1/2 ओम का रख देंगे। अगर करंट को कम करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 2 ओम का लगा देंगे। बढ़ाना हो तो उस रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। तो बार बार उसे हटाना, अलग अलग चेंज करना वो संभव नहीं है। इसीलिए क्या है हमारे पास, एक डिवाइस है जिसका कि नाम रियोस्टेट है, हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई जरूरत तो पड़ता है ना, हाँ जरूरत पड़ता है सर, आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा। तो हम लोग फैन चलाते हैं सभी को फैन, उसमें एक रेगुलेटर लगा रहता है, जिससे हम लोग फैन की स्पीड को रेगुलेट करते हैं मतलब क्या, कम करते हैं ज्यादा करते हैं अपने हिसाब से। अगर ठंडी लग रही है, कभी ठंडी लग रही है तो थोड़ा कम कर लिए, गर्मी लग रही है तो फास्ट चलाए, और बिल्कुल नहीं लग रही तो हम चाहे रेगुलेटर से भी ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो यूज देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पर दिया कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। सोर्स तो वही रहा ना, सोर्स क्या हमने चेंज किया, नहीं, सोर्स जहां से आ रहा था वही रखे, बस क्या किया, एक हमने नॉब को घुमाया और वो करंट, वो रेजिस्टेंस वहां पर अलग अलग करंट सप्लाई किया हमारे फैन में, और उस हिसाब से फैन का स्पीड रहा। उस डिवाइस को क्या कहते हैं, रियोस्टेट, ऑफन टू यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये हमारा रियोस्टेट दिखता है, ठीक है। इसका बहुत टाइप होता है, हमारे फैन वाला जो रेगुलेटर बोले उसमें रोटरी रियोस्टेट होता है, उसका थोड़ा डायग्राम अलग दिखेगा, ठीक है। लेकिन हमारे 10th के लिए इतना ही काफी है, इसी में हमारा काम चल जाएगा, हमारा बोर्ड तक काम इतना में ही हो जाएगा। अब ओम्स लॉ पढ़ लिया, हमने ये भी बता दिया कि वी और आई जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमारा जो आर जो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आई के, ये सब हमने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे वी और आई के बीच का कैसा होता है। हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, किसके किसके बीच का, वी और आई के बीच का। आप लोग यहाँ देख सकते होंगे, ये एक ग्राफ बनाया है हमने, ठीक है। बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ऊपर में ये जा रहा है हमारा करंट, ये जा रहा है हमारा वोल्टेज, ठीक है। क्लियर है सबको। तो क्या देखते हैं इसमें, ऐसा जब ग्राफ बनता है तो बीच में एक लाइन स्ट्रेट लाइन रहता है, बीच में ये लाइन स्ट्रेट लाइन जाता है। तो यहां से क्या होगा, ये तो बता दिए ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन रहा, इससे हमें क्या फायदा, इससे हमें क्या काम है, काम है आगे देखते हैं क्या काम। यहाँ पढ़ पा रहे होंगे आप लोग, इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द corresponding करंट, द ग्राफ इज फाउंड टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या है हमारा, ये हमारा ऑरिजिन है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला कि अगर हम लोग आई और वी के ग्राफ को बनाए, मतलब करंट और वोल्टेज के ग्राफ को बनाए, तो हमें क्या दिखेगा कि ऑरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन गुजरता हुआ दिखेगा। और ये कब होता है, मेन तो ये कब होगा, स्ट्रेट लाइन बना, लेकिन ये कब बनता है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। मतलब दो क्वांटिटी हमारा जो आई और भी है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तभी ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ऐसा अगर होगा
तभी इस तरह का ग्राफ को हम लोग देख पाएंगे। और पीछे हम लोग पढ़े ना कि जो है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के, ठीक है। The current potential difference graph is a straight line. We conclude that the current is directly proportional to the potential difference. तो जैसा कि हम लोग स्ट्रेट लाइन देख लिए, इसीलिए हम लोग क्या कंक्लूड कर दिए यहाँ पर कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो हमारे वोल्टेज के। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो हमारा वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसी को कोई डाउट? अब आता है हमारा क्वेश्चन टाइम। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग अब रेजिस्टेंस के बेस पे। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकालेंगे, कुछ कुछ रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a resistor when a potential difference of 1 volt is applied across it. Find the resistance of the resistor. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ओम निकालना है। ऐसा यूनिट याद रखना है, ओम निकालना है, ठीक है। तो हमें करंट कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है सर हमें 0.5 ए मतलब 0.5 एम्पियर। और भी कुछ दिया हुआ है, तो हमें वोल्टेज दिया हुआ है। मतलब हमेशा याद रखिएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा क्या है, वोल्टेज है। कंफ्यूज कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है। वोल्टेज बोले पोटेंशियल डिफरेंस बोले दोनों एक ही बात है। वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट। अब हमें निकालना है आर। हमें क्या फाइंड करना है, आर, या फिर बोलिए कितना ओम। थोड़ा सा मेरा ये अच्छे से बनता नहीं है ओम, पता नहीं क्यों। 10 से नहीं बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी तक ओम अच्छे से नहीं बना पा रहे। 10th में पढ़े नहीं बना, पढ़ा रहे फिर भी नहीं बना पा रहे अच्छे से। तो इसका फॉर्मूला होता है सर आर इक्वल्स टू वी बाई आई। तो वी का वैल्यू कितना 10 वोल्ट, इसका 0.5 एम्पियर। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, एकदम बच्चे जैसे इसे सॉल्व करते हैं कि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पर तक देख रहे हैं आपको, एकदम आराम से इसे सॉल्व करेंगे, आप लोग को कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत ना हो। यहाँ से हटा तो ये नीचे गया 10, ठीक है। ये 10 चला जाएगा हमारा ऊपर, ये चला गया 10, एक नीचे रह गया क्या हमारा सिर्फ 5। एकदम बेसिक मैथ्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी एकदम देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 100, फिर 5। ये जैसे वोल्ट और एम्पियर हटाएंगे तुरंत वहां पर हमें ओम लेते आना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और हमारा फाइनल आंसर हो गया ओम। कितना ओम, 20 ओम। दूसरा चीज हमें एक और चीज हमें ध्यान देना, पहले इसे आप लिख लीजिए। दूसरा एक चीज और हमें ध्यान देना है हम लोगों को कि कभी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है। हमारा जो यूनिट है ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है, ये सब कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा, बेसिक सा क्वेश्चन, छोड़ेंगे तो क्या होगा, छोड़ेंगे तो टीचर भी मार्क्स देना उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर आप भूल जाइएगा लिखना यूनिट्स को, तो टीचर भी मार्क्स देना आपको उस पर भूल जाएंगे। तो इसीलिए यूनिट को रखना, याद करना जरूरी है कि कौन सी चीज का रेजिस्टेंस इसमें निकलेगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है ऐसा यूनिट, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है। हर चीज आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ लिखा हुआ है a resistor of 6 ohm is connected to a 12 volt battery, find the current through the resistor। हमें इसमें दो चीज दिया हुआ है ना, तो हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरा हमें वोल्टेज दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमें आर दिया हुआ है कितना 6 ओम,
वोल्ट वोल्ट कितना दिया हुआ हमें 12 वोल्ट। हमें फाइंड करना है आई। क्वेश्चन, ठीक है। आई निकालेंगे तो आई का ऐसा यूनिट क्या है, तो करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग गलती ना करें। तो हम लोगों ने पढ़ा था, हमने फाइंड किया था इक्वेशन से आई इक्वल टू बी वाई आर। तो वी कितना है हमारा वोल्ट, सर 12 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है, ठीक है। तो अगर डिवाइड करेंगे 6 से तो 12 कितना हो जाएगा, 6 टू जा 12, 2 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कितना हमारा आंसर हो गया 2 एम्पियर। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर मुझे क्या मांग रहा है देखिए तो, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। इतना बड़ा लिखने से क्या अच्छा है, सीधा सीधी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा वोल्टेज। तो यहां पर क्या मांग रहा है हमसे, वोल्टेज सीधा। करंट हमारा कितना दिया हुआ है, तो 3 एम्पियर। और कुछ दिया क्या, रजिस्टर। कितना ओम का रजिस्टर हमारे पास, 5 ओम का। करंट हो गया हमारा आई इक्वल्स टू 3 एम्पियर, आर इक्वल्स टू 5 ओम। और फॉर्मूला हमारा रहा V इक्वल्स टू आई आर। याद है ना आप लोगों को, ये फॉर्मूला कैसे आया था हमारा, V प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, था ना। और हम यहाँ पर इक्वल्स टू लाने के लिए क्या किए थे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए थे। वो कांस्टेंट क्या था हमारा, तो वो आर था। तो यहीं से हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे आया है। तो आई हमारा कितना वैल्यू 3 एम्पियर इंटू 5 ओम, ये दोनों मिल गया कितना 15 वोल्ट। 15 वोल्ट हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। ठीक है, इतना तो पढ़ा लिए। बीच बीच में हमारा कंडक्टर आ रहा था, क्या कंडक्टर है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग बचपन से इसे पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर से एक बार इसे रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 3 टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला गुड कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर्स। और बचपन में हम लोग पढ़ते थे क्या, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा गुड कंडक्टर तो एक आ गया, दूसरा क्या है रेजिस्टर, नया टर्म दिख रहा है आपको इन्सुलेटर। ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर बेसिकली डिफरेंस की बात करें, क्या है डिफरेंस, तो गुड कंडक्टर क्या है, तो यहाँ पर पहला लाइन पढ़ेंगे, दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। मतलब ऐसे हमारा मेटल्स या फिर हमारा जो भी एलॉयस है, ठीक है, तो कोई भी चीज सब्सटेंसेस, सीधा सब्सटेंसेस मान लेते हैं, ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसका की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। मतलब क्या, उसमें से करंट पास करेंगे तो लगभग करंट को अपने ऊपर अपने से पास होने देगा, थोड़ा बहुत ही करंट को वो रेसिस्ट करेगा, रोकेगा जाने से। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग गुड कंडक्टर्स कहेंगे, ठीक है। दिख रहा है। दूसरा रेजिस्टर है, हम रेजिस्टर क्या है, those substances which have comparatively higher electrical resistance are called resistors। मतलब क्या कि ये हाई रहेगा, इसका रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, हाई रहेगा। मतलब हो सकता है कि हम 1 एम्पियर का करंट भेज रहे हैं, ये 0.5 एम्पियर का जाने देगा, 0.75 एम्पियर का जाने देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम 1 एम्पियर का करंट भेज रहे हैं तो जा कितना आ रहा है 0.99 ऐसा। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली हाई है कि नहीं है, यहाँ पर इससे ये इसका हाई रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब लास्ट और थर्ड वन जो कि हमारा, जिसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, और बचपन में बैड कंडक्टर पढ़ते थे उसे। दो सब्सटेंसेस विच हैव इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल
यहाँ पर छूट गया एक लाइन, 2 विच हैव इनफिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। यहाँ पर क्या छूट गया हमारा, रेसिस्टेंस। इन्फिनिटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इसका एग्जांपल्स आपके आसपास में बहुत है। क्या प्लास्टिक से करंट पास होता है क्या? अगर प्लास्टिक से करंट पास होता तो क्या हम उसे वायर के ऊपर इंसुलेशन के लिए यूज करते? नहीं करते। क्या हम उसे स्विच के तौर पे बोर्ड में यूज करते? नहीं करते। तो मतलब उसका क्या है, उसके ऊपर उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स जिसके ऊपर की रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किसका होता है? कंडक्टर का होता है। क्या रेजिस्टेंस हम निकाल, रेजिस्टेंस किसका, इंसुलेटर का होगा? नहीं, तो कंडक्टर का होगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं किसका होगा, रजिस्टर का खुद का रेजिस्टेंस होगा। तो किसके ऊपर फैक्टर्स, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस का, नहीं, कंडक्टर। कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है उसका क्या क्या फैक्टर है जिस कारण से रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं कंडक्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला बोलते हैं हम लोग उसको लेंथ। कंडक्टर का लेंथ पे हमारा डिपेंड करेगा क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे करेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस देख रहे हैं किससे इस पे डिपेंड करेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे होता है। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, या फिर थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत को नहीं समझ में आया होगा, तो समझिए ऐसे। ये मान लीजिए वायर है, ठीक है, ये वायर है। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, जो मैं पूरा रेट कर दिया है, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर थिकनेस किसका, कंडक्टर का। इस पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। जी हाँ, करेगा। ठीक है, और तीसरा क्या, नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब उस मटेरियल का नेचर कैसा है। होता है ना, सिल्वर में बहुत अच्छे से कंडक्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, बाकी हम ग्रेफाइट में उतने अच्छे से नहीं करेगा, या फिर एल्यूमिनियम में उतने अच्छे से नहीं करेगा जितना कि हमारा सिल्वर में करता है। ठीक है, तो किस पे भी डिपेंड करेगा, हमारा नेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल का नेचर कैसा है। और लास्ट वन क्या है, हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो सारा चीज हम आगे देखते हैं, एक 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 करके हम लोग देखेंगे। लेकिन हमें याद रखना है क्या, ये 4 पॉइंट याद रखना है कि किस किस पे हमारा रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का डिपेंड होता है, कौन कौन सा फैक्टर है। तो ये 4 है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्या मटेरियल, और लास्ट में टेम्परेचर किसका, तो कंडक्टर का। शॉर्ट में याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ, एरिया, नेचर, और ये हो गया टेम्परेचर। इसका ये तीनों एकदम सीधा याद रखना, ये तीनों किसका, कंडक्टर का। एरिया क्या है, सिर्फ एरिया लिख देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एसीएस लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर इसे मॉडिफाई करके वापस से लिखते हैं हम लोग, यहाँ से इसे हटाते हैं। थोड़ा याद करने के लिए सब आप लोगों को करना पड़ेगा। एल तो लेंथ, एसीएस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा हो गया नेचर, और फिर टेम्परेचर। क्या चीज का, ये तीनों हमको देखना है क्या चीज का, ये सारा तो कंडक्टर का। ठीक है, अब मैंने बताया था ना यहाँ पर लेंथ पे, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। कैसे करेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। इफेक्ट कैसे डालें, इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में इट हैज बीन फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट दैट वन दैट ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर, मतलब अगर लेंथ बढ़ा दे वायर का तो क्या हो रहा है कि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है, इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। एंड ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। मतलब अगर लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जा रहा है, और अगर हम लोग लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जा रहा है।
मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि आर जो कि हमारा रेजिस्टेंस है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एल, मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एक्चुअली द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सेम मतलब आर जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आगे इक्वेशन बनेगा, इसको इक्वेशन बनाने में काम करना है। इसे फार्मूला भी निकलेगा, किसका फार्मूला निकलेगा, तो रेजिस्टिविटी निकालने सीखेंगे, उसमें ये काम देगा। ठीक है, तो इसे भूल नहीं जाना कि पढ़ लिए भूल गए, पढ़ लिए भूल गए नहीं। अब पहला लेंथ था, दूसरा क्या था, ए सी एस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, तो कंडक्टर का। तो वही है इफेक्ट, क्या करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, कंडक्टर का। कैसे करता है तो देखते हैं। ये भी किससे पता किया गया है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, जब हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे थे, मतलब क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो क्या हो रहा था, हमारा रेजिस्टेंस कम हो जा रहा था। जैसे लेंथ के केस में क्या था, लेंथ बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, लेंथ घटा रहे हैं रेजिस्टेंस घट जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है। एसीएस को बढ़ाए, एसीएस गया ऊपर, तो आर हो गया नीचे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा, वहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाए तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एरिया, हमारा जो रेजिस्टेंस है उल्टा काम कर रहा है ना, यहाँ पर वो डायरेक्ट था, ये उल्टा है तो इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल्स इफेक्ट कैसे करता है रेसिस्टेंस पे वो देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स ऑफ विच इट इज मेड। मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, तो कंडक्टर पे डिपेंड करता है। कंडक्टर क्या, कौन क्या चीज का बना होता है, ऑन द मटेरियल्स ऑफ विच, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल पे बना हुआ इस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इस पे डिपेंड करता है। जैसे हम बताएं सिल्वर में बहुत अच्छे से हीट फ्लो होता है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, हीट गैस से निकल गया, हीट भी सीखेंगे आगे निकालने के लिए। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला है। लेकिन अभी जो हमारा क्या है, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, कैसे डिपेंड होता है, तो मटेरियल पे डिपेंड होता है। क्योंकि अगर सिल्वर होगा तो और अच्छे से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। वहीं पर हम कोई और मटेरियल का यूज करें, जैसे अल्युमिनियम, सिल्वर के कंपैरिजन में एल्युमिनियम में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन सम, यहाँ पर वही लिखा है, सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस वेयर एज अदर हैव हाई रेजिस्टेंस। बहुत को कंफ्यूज आते हैं बच्चे लोग कि लो रेजिस्टेंस है मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगा या फिर नहीं होगा। इसको अच्छे से देख लेते हैं हुआ, लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस, एल आर एच आर। मतलब रेजिस्टेंस हमारा लो रहेगा तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होगा। अगर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, मतलब जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कम है कंडक्टर में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा बढ़िया से पास करेगा। ठीक है, मतलब वो जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा नहीं अपने में से फ्लो होने में। अगर वहीं पर हाई रहा तो क्या होगा, वो रोकेगा। जैसे अब मान लेते हैं हाईवे, हाईवे होता है, ठीक है, पर आपको ब्रेकर नहीं मिलेगा। ठीक है, बिहार में मिल जाता है आपको हाईवे पे ब्रेकर, तो लेकिन कहीं कहीं मिलेगा। तो मान लीजिए जो बिहार का जो हाईवे है वो एचआर है, या फिर मान लीजिए बिहार का जो हाईवे वो
LR है, मतलब लो रेजिस्टेंस वाला है। तो मान लीजिए वहां पर क्या है, 5 किलोमीटर चले, थोड़ा सा एक जगह पे ब्रेकर आया तो थोड़ा सा ब्रेक लिए, उसके बाद फिर चल दिए, एक दो इसी तरह 10 किलोमीटर बाद आया फिर चल दिए। अब वहीं पर आते हैं बिहार के गलियों में, जहां पर हर घर के सामने एक ब्रेकर है, वो हमारा हो गया हाई रेजिस्टेंस, मतलब 5 फीट चले एक ब्रेकर, 2 फीट चले एक ब्रेकर, तो ये क्या कर रहा है, हमको चलने से रोक रहा है। तो सेम हमारा यहाँ पर भी है, लो रेजिस्टेंस होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया से फ्लो करेगा, अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा उसमें भी, लेकिन उसको रुकावट को झेलना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखा गया, इट हैज बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेस ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, मेटल्स का, कौन से टाइप के मेटल्स का, प्योर मेटल्स का, याद रखना है कैसा मेटल्स, प्योर मेटल्स का, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और दूसरा क्या लिखा हुआ लाइन में, एंड डिक्रीजेस ऑन द लोअरिंग द टेम्परेचर, और घट जाएगा कब, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो। यहां तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, बट द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज लाइक मैंगनीन, कांस्टेंटाइन एंड नाइक्रोम इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मतलब इनमें बढ़ रहा है टेम्परेचर या घट रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब में, नाइक्रोम का, मैंगनीन का, ये तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है चाहे बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है। अब एलॉय तो आप लोग को पता है ना सभी को, दो ये दो से अधिक मेटल्स को मिला के हम लोग एलॉय को बनाते हैं, ये भी क्लियर बता दिया एलॉय क्या होता है। हाँ, ये alloy। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक था। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड हम लोग लाएंगे, उसमें अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आगे और भी पढ़ेंगे।